तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो नोट्स आप लोग जो लिखे हुए हैं उसको निकालिए और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे नोट्स के अंदर बेस और सिस्टम, तो हमारे यहाँ पर नोट्स में दिया हुआ है कि बेसिक अकाउंटिंग का जो प्रिंसिपल्स है या हम जिस आधार पर अकाउंटिंग करते हैं उसके क्या बेस हैं। सो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, देयर आर टू टाइप्स ऑफ बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। एक है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और एक है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। सर ये कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या है? देखो बच्चे, जब कैश रिसीव होता है तभी हम उसको अपना रेवेन्यू मानते हैं, और जब कैश पेड होता है तब जाकर के हम उसको एक्सपेंस मानते हैं। और जिस डेट को कैश रिसीव होता है और जिस डेट को कैश पेड होता है उसी डेट पे यदि ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं, यानी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है कैश रिसीव और पेड के बेसिस पे, तो उस बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को हम कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं। समझ रहे हैं चीज को? यानी हम एंट्री रिकॉर्ड कब करेंगे? जब कैश रिसीव होगा, जब कैश पेड होगा। जिस डेट को रिसीव होगा, जिस डेट को पेड होगा, उसी डेट पर हम रिकॉर्डिंग करेंगे। तो इस तरह के रिकॉर्डिंग को, इस तरह के अकाउंटिंग को हम किस बेसिस पे किया गया अकाउंटिंग कहेंगे? कैश के बेसिस पर किया गया अकाउंटिंग कहेंगे। ओके, इस कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में, इस कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में कोई भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होते हैं। केवल और केवल कैश बेसिस, पैसा रिसीव होगा, पैसा पेड होगा, तभी रिकॉर्ड होगा। ये नहीं कि आज मैंने ए ने बी को सामान बेच दिया 4 तारीख 5वें महीने में, और इसका पैसा मिलता है मान लीजिए 20/5 को, यानी 20 मई को। तो ट्रांजैक्शन 4/5 के डेट में रिकॉर्ड नहीं होगा। किस डेट में पैसा मिला है? 20/5 के डेट में। तो जब पैसा मिला है तब रिकॉर्ड होगा। तो इस तरह के अकाउंटिंग के बेस को क्या बोलेंगे? कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। आई बात समझ में? बोलिए। यस सर। सो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में यहां पर लिखा जा रहा है कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज द सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग in which revenue and expenses are recognized and recorded when they are received or paid in cash। कह रहा है कि इस सिस्टम के अकॉर्डिंग रेवेन्यू और एक्सपेंस
तब समझा जाता है, रिकॉग्नाइज किया जाता है, माना जाता है और रिकॉर्ड किया जाता है जब वे हमें रिसीव और पेड होता है। रेवेन्यू क्या होता है बच्चे बताओ? रेवेन्यू रिसीव होता है और एक्सपेंस क्या होता है? पेड होता है। एक्सपेंस को पेड किया जाता है और रेवेन्यू को रिसीव किया जाता है। तो रेवेन्यू हम तभी मानेंगे जब हमें पैसे एक्चुअल में रिसीव होंगे और एक्सपेंस तभी मानेंगे जब वो एक्चुअल में पेड होंगे। आई बात समझ में? कह रहा है कि नो एंट्री इज मेड, यानी कोई एंट्री नहीं किया जाएगा व्हेन ए पेमेंट और रिसीव्ड इज मेयरली ड्यू। ड्यू मतलब बाकी, ड्यू मतलब बाकी, यानी कोई भी पेमेंट और कोई भी रिसीप्ट रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा यदि वे क्या है? ड्यू है, बाकी है। आई बात समझ में? रिप्लाई? यस सर। तो रिकॉर्ड तभी करेंगे जब पैसे हमें रिसीव होंगे या पेड होगा। यदि कोई पैसा ड्यू हो जाता है, यानी बाकी लग जाता है, उधार हो जाता है, तो वो रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, उसके लिए कोई भी एंट्री नहीं की जाएगी। आई बात समझ में? तो कहता है कि गवर्नमेंट अकाउंटिंग, कौन सा अकाउंटिंग भाई? गवर्नमेंट अकाउंटिंग इज मेनली बेस्ड ऑन कैश पेमेंट। गवर्नमेंट का जो अकाउंट होता है वो मेनली यानी स्पेशली किस पर आधारित होता है? पेमेंट पर आधारित होता है, वो भी कैश पेमेंट पर आधारित होता है। प्रोफेशनल्स also like lawyer, doctor, chartered accountant, etc. maintain accounts on cash basis। यानी आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट जो अकाउंटिंग करता है वो किस बेसिस पे करता है? गवर्नमेंट के जो भी अकाउंटिंग होते हैं वो किस बेसिस पे होते हैं? कैश बेसिस पे। लॉयर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इनके जो अकाउंटिंग होते हैं वो किस बेसिस पे होते हैं? कैश बेसिस पे। किस पे जी? कैश बेसिस पे। अब अगर हम कहें, सपोज कीजिएगा, हम अगर कहें आप पढ़ लिख करके आप अकाउंटेंट होते हैं, किसके? अकाउंटेंट बनते हैं। और अकाउंटेंट किसके बनते हैं जनाब? गवर्नमेंट के। किसके बनते हैं अकाउंटेंट? गवर्नमेंट के, यानी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन समझ में आता है ना भाई? सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी ट्रांसपोर्ट, सरकारी स्कूल, कॉलेज, ब्लॉक, इन सबों में अगर आपकी अपॉइंटमेंट एज ए अकाउंटेंट होती है तो आप उस जगह किस बेस पर अकाउंटिंग करेंगे? कैश बेस पर। कैश बेसिस। अगर आपको किसी बड़े लॉयर का अकाउंटेंट बनाया जाता है, किस बेस पे अकाउंटिंग करेंगे? कैश बेसिस पर। अगर किसी डॉक्टर के यहाँ आपकी अपॉइंटमेंट एज ए अकाउंटेंट होती है तो आप किस बेसिस पे करेंगे?
कैश बेसिस पे। अगर किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के यहाँ एज ए असिस्टेंट अकाउंटेंट आपको रखा जाता है तो आप अकाउंटिंग किस बेसिस पे करेंगे? कैश बेसिस पर। समझ में बात आ रही है? तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहां पर लागू होता है? गवर्नमेंट सेक्टर। कहां पे लागू होता है बच्चे? गवर्नमेंट सेक्टर और प्रोफेशन, और प्रोफेशन। बिजनेस में कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग लागू नहीं होता है। तो यदि आपको किसी बिजनेसमैन का अकाउंटिंग करना है तो बिजनेसमैन का अकाउंटिंग आप किस बेसिस पे कीजिएगा? एक्रूअल बेसिस पे। एक्रूअल बेसिस पे, राइट? और एक्रूअल बेसिस क्या है? तो हमने एक्रूअल कॉन्सेप्ट पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था जी? एक्रूअल कॉन्सेप्ट। उस कॉन्सेप्ट में ये कहा गया था कि ट्रांजैक्शंस यानी रेवेन्यू या एक्सपेंस उस समय में मत रिकॉग्नाइज करो जब आपको पैसे रिसीव हो, यानी कैश रिसीव या पेड के आधार पर रिकॉर्ड नहीं करके जिस डेट को ट्रांजैक्शन हो रहा है उस डेट पर रिकॉर्ड करो, चाहे पैसे मिले हो या पैसे ना मिले हो। नहीं मिले हो। पैसा मिल गया तो भी रिकॉर्ड होगा, पैसा नहीं मिला तब भी रिकॉर्ड होगा। किस डेट पर? जिस डेट पर ट्रांजैक्शन हुआ है। यस, ट्रांजैक्शंस के डेट पे। पैसे मिलने और पैसे देने से उसे हम रेवेन्यू और एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करेंगे नहीं। रेवेन्यू और एक्सपेंस उसी दिन हम मान लेंगे जिस दिन वो ट्रांजैक्शन हुआ। बात समझ रहे हैं? रेवेन्यू और एक्सपेंस हम उसी दिन मान लेंगे जिस दिन ट्रांजैक्शन क्या हुआ है। यानी समझो, मैंने कहा कि 4 मई को ए ने बी को 5,000 रुपए का गुड्स बेचा। ए ने बी को क्या किया जी? 5,000 रुपए का गुड्स बेचा। और बी ने ए को ये 5,000 रुपया 20/5 को दे दिया। तो एक्रूअल बेसिस पर रेवेन्यू कब मानेंगे? 4 को या 20 को? 4 को। 4 को रेवेन्यू मानेंगे, राइट बच्चे? Yes, और अगर कैश बेसिस पे होता तब किस पे मानते? 20 को। 20 को। समझ में बात आ रही है ना? यस सर। हाँ, इसी प्रकार से एक्सपेंस के लिए भी यही बात है कि मान लिया जाए कि मार्च महीने का किराया, मान लिया जाए मार्च महीने का रेंट 5,000 रुपये दिए गए अप्रैल में। अप्रैल में पेड किया गया। अप्रैल में क्या किया गया? पेड किया गया। बताओ, ये 5,000 रुपया जो रेंट दिया गया ये मार्च का खर्च माना जाएगा या अप्रैल का? मार्च का। मार्च का। किस बेसिस पर? एक्रूअल बेसिस पे। वेरी गुड। और अगर कैश बेसिस पे इसको एक्सपेंस मानना होगा तो कब का मानेंगे?
April. April. Any problem? No, sir. No, sir. तो आपको ये समझ में आया कि यदि हमें किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का, गवर्नमेंट इंटरप्राइजेस का या किसी प्रोफेशनल का अकाउंटिंग करना होगा तो किस बेसिस पे किया जाएगा? Cash basis. कैश बेसिस पे। और इस प्रोफेशनल और गवर्नमेंट को छोड़ करके बाकी जितने लोगों के अकाउंटिंग करेंगे वो किस बेसिस पे करेंगे? Accrual basis. एक्रूअल बेसिस पे। समझ में बात आई? कैश बेसिस में इनकम और एक्सपेंस कब मानेंगे? जब एक्चुअली पेड और रिसीव होगा, राइट? Yes. sir. लेकिन एक्रूअल बेसिस में रेवेन्यू और एक्सपेंस पेड के बेसिस पर नहीं। जिस दिन सर्विस रेंडर हुआ है और एक्सपेंसेस इनकर्ड हुआ है उसी समय का उसको क्या मानेंगे? इनकम और एक्सपेंस मानेंगे, रेवेन्यू और एक्सपेंस मानेंगे। मैंने बड़े अच्छे से आपको इसको एग्जाम्पल में समझाया है, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. समझ में आ गई है बात? Yes, sir. जानवी, हाउ आर यू? I'm good, sir. तबीयत खराब हो गई थी क्या? No, sir. अच्छा, चलिए। तो आज आप सभी ज्वाइन किए हैं, कल प्रणीत भी शुरू में ज्वाइन किए हैं और जब तक क्लास स्टार्ट करे तब तक ये गायब हो गए थे। फिर आइए, तो आइए एक्रूअल बेसिस में क्या लिखा हुआ है आपके नोट्स में हम उसे देखें। तो एक्रूअल बेसिस में जो बातें हमने समझाई है उन्हीं को यहां पर जरा सेंटेंस में लिखा हुआ है। कहता है कि अंडर द एक्रूअल बेसिस रेवेन्यू आर रिकॉग्नाइज्ड एंड रिकॉर्डेड व्हेन दे आर अर्न। यहां पे कहा था रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज्ड एंड रिकॉर्डेड व्हेन दे आर रिसीव्ड और पेड इन कैश। यहां पर कह रहा है कि नहीं, रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करेंगे? जब हम अर्न किए। और एक्सपेंसेस कब रिकॉग्नाइज करेंगे? जब वो इनकर्ड हुआ, रेदर देन दे आर रिसीव्ड और पेड। वो पेड हुआ है कि नहीं हुआ है, पैसा रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ है, इस बेसिस पे नहीं। जब एक्सपेंसेस इनकर्ड हुआ और ये रेवेन्यू अर्न हुआ, उसी डेट को हम उसको क्या मानेंगे? रेवेन्यू मानेंगे और एक्सपेंस मानेंगे। क्लियर है? बोलो जी। Yes, sir. अब आ जाइए, अब आते हैं कि ठीक है भाई, हम कैश बेसिस पे भी अकाउंटिंग कर सकते हैं और एक्रूअल बेसिस पे भी अकाउंटिंग कर सकते हैं। कुछ ऐसे हमारे सेक्शन हैं जैसे गवर्नमेंट, लॉयर, डॉक्टर, प्रोफेशनल, कोई भी हो प्रोफेशनल, सबके अकाउंटिंग कैश बेसिस पे होंगे और बाकी सभी के अकाउंटिंग जो है वो किस बेसिस पे होंगे? एक्रूअल बेसिस पे। बहुत सारे बच्चे अपने 11th और 12th की अकाउंटिंग पढ़ते हैं और उनसे यदि पूछा जाए कि ठीक है भैया, ये जो हिसाब किताब तुम कर रहे हो, अकाउंटिंग जो कर रहे हो, बताओ किस बेसिस पे कर रहे हो, तो वो नहीं बता पाएंगे क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है ये दो नाम कि ऐसे भी कोई नाम होते हैं, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो जब भी हम
गवर्नमेंट इंटरप्राइज, लॉयर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट का अकाउंटिंग करेंगे किस बेसिस पे? बोलिए, याद कर लेना है क्लास में ही। हाँ, ऐसे पढ़ेंगे कि क्लास में ही बातें याद हो जाए। और एक्रूअल बेसिस कहाँ अप्लाई होगा? तो बाकी सभी जगह पर। गवर्नमेंट और प्रोफेशनल सबको छोड़ के। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आ जाइए, ठीक है भाई, समझ तो गए कि बेस क्या होगा, या तो कैश होगा या एक्रूअल होगा। लेकिन ये रिकॉर्डिंग करने के सिस्टम क्या होंगे? रिकॉर्डिंग करने के सिस्टम क्या होंगे? तो देखिए भाई, दो तरह के सिस्टम हैं जनरली। एक है सिंगल एंट्री सिस्टम और एक है डबल एंट्री सिस्टम। कितने तरह के सिस्टम है बच्चों? दो तरह के। दो तरह के सिस्टम हैं। एक है सिंगल एंट्री सिस्टम, तो समझ में आ ही रहा है, नाम ही है इसका सिंगल एंट्री है। तो एक का ही एंट्री किया जाएगा। तो एज वी नो, हम लोग शुरू में ही इस बात को जाने थे कि जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे उसमें कितने एस्पेक्ट होंगे? 2। कितने एस्पेक्ट होंगे? 2 एस्पेक्ट होंगे, यानी 2 पक्ष होंगे। हाँ या ना? यस सर। 2 एस्पेक्ट्स होंगे। और ये सिंगल एंट्री सिस्टम क्या कहता है? केवल एक एस्पेक्ट का एंट्री करो। किसका एंट्री करो? एक एस्पेक्ट का एंट्री करो। तो बताओ भाई, केवल अगर हम एक एस्पेक्ट का एंट्री करेंगे तो क्या हम इसके अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए क्या बनाना था बताइए? ट्रायल बैलेंस बनाना था। अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए क्या बनाना था? ट्रायल बैलेंस बनाना था। और ट्रायल बैलेंस में एक साइड क्या था? डेबिट, और दूसरा साइड क्या था? क्रेडिट। तो इसमें एक ही साइड की एंट्री हो रही है और एक साइड की एंट्री नहीं हो रही है। तो भाई ऐसे में ये दोनों मिल जाता था तो हम कहते थे कि हाँ भाई अरिथमेटिकल एक्यूरेसी है। लेकिन यहां तो मिलेगा ही नहीं। तो सिंगल एंट्री सिस्टम जो है वो अकाउंटिंग का इनकम्प्लीट सिस्टम है। अकाउंटिंग का कौन सा सिस्टम है जी? इनकम्प्लीट सिस्टम है। और इस इनकम्प्लीट सिस्टम से हम अकाउंटिंग करने का जो ऑब्जेक्टिव था, बाबू सुन रहे हो ना? यस सर। यस सर। ये सिंगल एंट्री सिस्टम जो है अकाउंटिंग का क्या है? इनकम्प्लीट सिस्टम है। और इस इनकम्प्लीट सिस्टम से यदि हम अपने बिजनेस का अकाउंटिंग करेंगे तो हमारा जो अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव था वो फुलफिल नहीं होगा। इसलिए इस सिंगल एंट्री सिस्टम से अकाउंटिंग करा नहीं जाता, क्योंकि ये अकाउंटिंग के जो मेन ऑब्जेक्टिव थे, क्या मेन ऑब्जेक्टिव क्या थे? कि भाई बिजनेस का क्या निकालना? प्रॉफिट और लॉस। और बैलेंस शीट बना करके क्या निकालना? फाइनेंशियल पोजीशन, राइट? पोजीशन, यस सर। ये दोनों ही इस सिस्टम से क्या होता है? नहीं निकलता है आसानी से। निकलता है, थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, आसानी से नहीं निकलता है। और अगर निकलता भी है तो वो एक्यूरेट नहीं होता। समझ रहे हैं? एक्यूरेट नहीं होता। और इस पर हमारा जो
टैक्स ऑथोरिटी है। कौन है जी? टैक्स ऑथोरिटी, यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। समझ रहे हैं? यस सर। सुन रहे हैं? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, उसको इस सिस्टम पे भरोसा नहीं है। यानी यह सिस्टम जो है बेकार सिस्टम है। इस सिस्टम से अकाउंटिंग जो किया जाएगा उसको एविडेंस कोर्ट नहीं मानेगी। एविडेंस कोर्ट नहीं मानेगी और न ही हमारा टैक्स ऑथोरिटी जो है यानी टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो मानेगी। तो भाई टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि आप अकाउंटिंग किससे करो? डबल एंट्री सिस्टम से। किस सिस्टम से जी? डबल डबल एंट्री सिस्टम। और डबल एंट्री सिस्टम का ओरिजिन कहां से हुआ है? ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट से। कहां से हुआ है? ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट से। पढ़ाए थे ना ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नंबर 5। बोलो बच्चों। यस सर। तो वो ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या था कि हर ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट्स होते हैं। एक अगर बढ़ता है तो दूसरा घटता है। यानी एक अगर रिसीव करता है तो दूसरा क्या करता है? पेड करता है। वन अगर बेनिफिट रिसीव करता है तो दूसरा क्या करता है? पेड करता है। हाँ बोलो। यस सर। अरे भाई रिसीव करोगे तबे ना इंक्रीज होगा बाबू। यस अरे कुछ भी तुम रिसीव करोगे तभी ना वो बढ़ेगा। और कुछ भी तुम पेड करोगे तबे ना वो घटेगा। यस सर। बोलो ना जी। यस सर। तो डबल एंट्री सिस्टम क्या कहता है? तो डबल एंट्री सिस्टम कहता है कि इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। यह किस प्रिंसिपल पर आधारित है? ये डबल एंट्री सिस्टम डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पर। जिस डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट में आपको 4 बातें बताई गई थी, याद आ रहा है? हैं? क्या बताई गई थी? कि इंक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज इन लाइबिलिटी, इंक्रीज इन एसेट्स, डिक्रीज इन अनदर एसेट्स, डिक्रीज इन अनदर एसेट्स। फिर क्या बताया था? इंक्रीज इन लाइबिलिटी, या फिर बताया गया था डिक्रीज इन लाइबिलिटीज, डिक्रीज इन एसेट्स। जो 4 बातें बताई गई थी वो इसी में ना था। तो इंक्रीज कब होगा? इंक्रीज कब होगा? जब हम कुछ रिसीव करेंगे। इंक्रीज कब होगा? जब हम कुछ रिसीव करेंगे। और घटेगा कब? जब हम कुछ पेड करेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो कह रहे हैं कि ये जो डबल एंट्री सिस्टम है ये किस प्रिंसिपल पर आधारित है? डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पर आधारित है, जो बतलाता है विच स्टेट्स दैट एवरी ट्रांजैक्शन हैज 2 एस्पेक्ट, वन रिसीविंग ऑफ ए बेनिफिट, अनदर गिविंग ऑफ बेनिफिट। यस, एक अगर बेनिफिट रिसीव करता है तो दूसरा बेनिफिट क्या करता है? देता है। So the basic principles are followed that every debit must have a corresponding and equal to credit। कहता है कि यह प्रिंसिपल बतलाता है कि जितने प्रत्येक डेबिट के बराबर और उतना ही क्या होता है? क्रेडिट होता है। यानी जितना डेबिट होता है उतना ही क्रेडिट होता है। यानी डेबिट एंड क्रेडिट ऑलवेज इक्वल। ऑलवेज बताओ ना जी, ऑलवेज इक्वल। समझ में आ रहा है?
तो Yes, यह Yes. प्रिंसिपल बतलाता है कि जितने भी डेबिट होते हैं वो क्रेडिट के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। So double entry system is a complete system. डबल एंट्री सिस्टम क्या है जी, कंप्लीट सिस्टम है, एज बोथ द एस्पेक्ट ऑफ ए ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शंस के दोनों एस्पेक्ट्स के लिए आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। सो कहता है कि द अरिथमेटिकल एक्यूरेसीज इन रिकॉर्ड कैन बी मोस्टली बी चेक्ड बाय प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। और इस डबल एंट्री सिस्टम से यदि हम अकाउंटिंग करते हैं तो उस अकाउंटिंग के अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को बहुत ही हम आसान तरीके से ट्रायल बैलेंस बना करके चेक कर सकते हैं। आई बात समझ में? Yes, sir. तो ये रहा सिस्टम। तो बताओ भाई, हमें अपने बिजनेस का अगर अकाउंटिंग करना है, किसका अकाउंटिंग करना है? Business. बिजनेस का। तो किस बेसिस पे करेंगे? किस बेसिस पे Double. करेंगे? एक्रूअल बेसिस पे करेंगे। और किस सिस्टम पे करेंगे? Double Double entry. entry system. वेरी गुड। जब बच्चे हम आपसे सिस्टम बोलेंगे तो आप बोलेंगे डबल एंट्री Double सिस्टम। entry system. जब हम आपसे बेसिस पूछेंगे तो आप बोलिएगा Accrual basis. एक्रूअल बेसिस। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो आज ये हमारा चैप्टर क्या हो गया? Complete. समाप्त हो गया, कंप्लीट हो गया। जो हमारे पूरे चैप्टर का नाम था क्या? प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो प्रोसेस भी हो गया, बेसिस भी हो गए, और क्या हो गए जी? सिस्टम। राइट? Yes, sir. Yes, sir. तो हम किस सिस्टम से अपना अकाउंटिंग करेंगे? डबल एंट्री entry. सिस्टम से। System. और डबल एंट्री सिस्टम में एक डेबिट होगा और दूसरा क्रेडिट होगा। क्रेडिट होगा। और डेबिट ऑलवेज बी इक्वल टू, Credit. तो Credit. ये डेबिट और क्रेडिट है ना, बिना रूल्स का डेबिट क्रेडिट तो नहीं होगा। ट्रांजैक्शंस के किस एस्पेक्ट को डेबिट करेंगे और ट्रांजैक्शंस के किस एस्पेक्ट को क्रेडिट करेंगे, इसके कुछ नियम होंगे। Yes, sir. तो देखो, दो तरह के नियम हैं। एक नियम जो आज से 600 वर्ष पुराना है, जिसको हम लोग ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं। तो जिस समय में अकाउंटिंग शुरू हुआ था इन 1494 बाय लुकास पेसियोली, Yes, तो sir. उन्होंने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए जो रूल्स दिया था, जिसे आज भी लोग फॉलो करते हैं, उसी रूल्स मेथड को हम लोग ट्रेडिशनल मेथड कहते हैं। राइट? Yes, sir. बट जैसे जैसे समय बदलता गया, सब कुछ बदला है। 600 साल में वैसी दुनिया नहीं है जो 600 साल पहले थी। 600 साल में बहुत दुनिया में बदलाव आया है। जनसंख्या बढ़ी है, लोगों के पसंद नापसंद बढ़े हैं, लोगों के रहन सहन का स्तर बदला है, लोगों की जरूरतें बदली हैं, लोगों के आय का स्रोत बदला है।
व्यापार करने का ढंग बदला है, और सब कुछ बदलने के बाद हम अगर अकाउंटिंग आज से 600 साल पहले बने हुए पद्धति से करेंगे तो क्या हम सरवाइव करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि हर चीज का एक क्या होता है, लाइफ होता है। ऐसा नहीं है कि 600 साल पहले जो सिद्धांत बन गया, जो नियम बन गया, वो आजीवन जो है वही नियम रहेगा। कुछ दिक्कतें आएंगी, परेशानी आएगी, फिर उसके बारे में सोचा जाएगा, फिर एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, इनोवेशन किया जाएगा। इनोवेशन को जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस के बेसिस पे हम कुछ प्रिंसिपल्स क्रिएट करेंगे और साइंटिफिकली उसको प्रूव करेंगे कि हाँ भाई, जो प्रिंसिपल्स है वो पुराने वाले प्रिंसिपल्स को रिप्लेस नहीं कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ और भी एक्स्ट्रा बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है। तो फिर इन ईयर 2005 अमेरिकन कॉन्सेप्ट, अमेरिकन अप्रोच, या फिर उसको कह सकते हैं मॉडर्न अप्रोच, क्योंकि धीरे धीरे जब कंप्यूटर युग आने लगा, डिजिटल वर्ल्ड कहिए, तो आज कंप्यूटर युग है, डिजिटल टाइम है। ऐसे में हमें अकाउंटिंग करने के लिए मॉडर्न कॉन्सेप्ट को अपनाना होगा, क्योंकि आज हम अकाउंटिंग मैनुअली नहीं करते हैं। आज हम अकाउंटिंग किस पे करते हैं? सॉफ्टवेयर डिजाइन है जिसको टैली के नाम से जाना जाता है। आप लोग जानते हैं टैली? जरूर जानते होंगे, नहीं जानते हैं? मैच करना। नहीं, टैली एक सॉफ्टवेयर है। टैली एक सॉफ्टवेयर है जिसमें अकाउंटिंग का प्रोग्रामिंग रहता है। यस सर। आप नहीं जानते हैं? नो सर, मतलब ये कोई सॉफ्टवेयर है नहीं ये जानते नहीं हैं। पता। कोई बात नहीं। टैली का मतलब होता है ना मैच कराना। यस सर। यस तो सर। अकाउंटिंग का टैली, अकाउंटिंग का टैली हम जब किस पे करते हैं? कंप्यूटर पे। तो उस टैली को कराने के लिए एक सॉफ्टवेयर डिजाइन है जिसको हम लोग बोलते हैं टैली। जब शुरू हुआ था अकाउंटिंग कंप्यूटर पे तो बहुत सारे उसके वर्जन आए हुए थे, 5, 5.5, 6, 7.5, 8, फिर 9, फिर 10, और अब जाकर के जो फाइनली जो टैली का सॉफ्टवेयर बना वो बिल्कुल एडवांस्ड बन गया है। अब हो सकता है फिर 500-700 साल बाद अगर उसमें कुछ बदलाव करना होगा तो उस समय में होगा, लेकिन अभी के हिसाब से आने वाले 200-400 वर्षों के हिसाब से वह बिल्कुल कंप्लीट और करेक्ट है। ऐसे में उस टैली को हम लोग बोलते हैं टैली ERP। यानी जब आप कंप्यूटर कोर्स करोगे, कंप्यूटर का कोई भी कोर्स करोगे, DCA करोगे, ADCA करोगे, चाहे कोई भी कोर्स बेसिक करोगे, तो उसमें कंप्यूटर इंस्टीट्यूट वाले तुमको कंप्यूटर पर टैली सिखाएंगे। तो कंप्यूटर पर टैली सिखाएंगे, अकाउंटिंग सिखाएंगे, लेकिन उतना नहीं सिखाएंगे जितना हम सिखाएंगे, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ टैली को ऐसे जाकर के टच करना सिखाएंगे, और हम टैली को क्या करेंगे? पूरे विस्तृत में रिजल्ट ओरिएंटेड बनाएंगे। आई बात समझ में? सिखाएंगे वो, लेकिन अकाउंटिंग जो है वो कौन सिखाएगा? हम। तो ऐसे में हमें मॉडर्न कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है। जानने के लिए हम दोनों कॉन्सेप्ट को नॉलेज के लिए जानेंगे कि ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट क्या था
और मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है, जानने के लिए हम दोनों जानेंगे, बट हम ज्यादा से ज्यादा क्या फॉलो करेंगे? आपसे पूछ रहे हैं, बताइए, आपके पास दोनों ही चीज है, ट्रेडिशनल मॉडर्न, आप किसको अपनाना पसंद करेंगे? मॉडर्न। मॉडर्न, वेरी गुड, मॉडर्न, वी आर मॉडर्न, तो हम मॉडर्न कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। आप बताओ, मारुति 800 से चलना पसंद करोगे या स्कॉर्पियो से पसंद करोगे? स्कॉर्पियो। तो क्यों हम मारुति के बारे में सोचेंगे जी भाई? हाँ, जानेंगे कि यार मारुति भी एक गाड़ी है, उसमें भी 4 चक्के होते हैं, स्टीयरिंग होता है, सब कुछ होता है, गियर होता है, सब कुछ होता है, लेकिन जितनी जल्दी, जितने सेफली हम स्कॉर्पियो से पहुंचेंगे, उतने जल्दी, उतने सेफली हम मारुति 800 से नहीं पहुंचेंगे, ओल्ड मॉडल से। आई बात समझ में? तो यदि आप चाहते हो कि आज के अकाउंटिंग के फील्ड में तुम लंबी रेस के घोड़े बनो, अच्छा कॉन्सेप्ट वाले बनो, तो आपको फॉलो करना पड़ेगा कौन सा कॉन्सेप्ट? मॉडर्न कॉन्सेप्ट। आपको हम बता दें कि जब आप मोतिहारी से बाहर निकलेंगे तो बाहर में कहीं पर भी ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट की चर्चा ही नहीं होगी। हर जगह आपको क्या बताया जाएगा? मॉडर्न कॉन्सेप्ट। क्या बताया जाएगा? मॉडर्न कॉन्सेप्ट। लेकिन ये मोतिहारी छोटा सा शहर है, यहां पर अगर केवल हम आपको मॉडर्न कॉन्सेप्ट पढ़ा दें और ट्रेडिशनल नहीं पढ़ाएं, तो आप किसी दूसरे के टीचर के स्टूडेंट से आपकी जब मुलाकात होगी और वो आपसे पूछेगा, तो वो पूछेगा क्या? जो वो पढ़ा है। क्या पढ़ा है? ट्रेडिशनल। वो आपसे ट्रेडिशनल पूछेगा और आप कहिएगा कि सर तो ये पढ़ाई भी नहीं किए हैं। इसलिए हम अपनी इज्जत बचाने के लिए पढ़ाते हैं, लेकिन पढ़ाने के बाद हम क्लियर मना कर देते हैं कि भाई अकाउंटिंग बनाते समय में, प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाते समय में कभी भी ट्रेडिशनल से मत बनाना। जब भी बनाना तो किससे बनाना? मॉडर्न से बनाना। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट आप अपने किसी फ्रेंड से पूछेंगे तो वो नहीं जानता होगा, उसको पढ़ाया ही नहीं जाता है। तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट से आप बनाएंगे, मॉडर्न कॉन्सेप्ट से चलेंगे। जो क्वेश्चन 2 मिनट लगता है ट्रेडिशनल से बनाने में, जो क्वेश्चन 2 मिनट लगता है ट्रेडिशनल मेथड से बनाने में, 30 सेकेंड लगता है मॉडर्न से बनाने में। तो किसकी गति फास्ट है? मॉडर्न की। तो मॉडर्न से चलना पसंद करेंगे कि ट्रेडिशनल से? मॉडर्न से। ये बात आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप सवारी गाड़ी से चलिएगा कि एक्सप्रेस से चलिएगा कि सुपर फास्ट से चलिएगा। आपके में जो क्षमता होगी आप उसी के अनुसार चलिएगा ना। अब आप बताइए, हम आपको सुपर फास्ट एक्सप्रेस में बैठा दें, सुपर फास्ट में, और आपको
तेज हवा, तेज गड़गड़ाहट से डर लगे, तो क्या आप सुपर फास्ट में सफर कर पाएंगे? नहीं। तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट बिल्कुल वैसा ही है, सुपर फास्ट। जब आपको वो लेके अकाउंटिंग के क्षेत्र में जब चलेगा तो आपकी गति बहुत ज्यादा होगी। ट्रेडिशनल मेथड से लोग चैप्टर खत्म करते रह जाते हैं, 1 महीना में लोग एगो चैप्टर खत्म करता है, और मॉडर्न कॉन्सेप्ट से चलने वाले स्टूडेंट 1 महीने में 5 गो चैप्टर खत्म करते हैं। आई बात समझ में? यस सर। तो ये डिफरेंस होगा ट्रेडिशनल और मॉडर्न में, ये डिफरेंस होगा और टीचर में और आपके टीचर में। ओके? सो कल हम लोग ये वाला टॉपिक शुरू करेंगे। तो कल हम लोग इसके नीचे यहां पर आएगा रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, राइट बच्चे? और Yes, इस sir. रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में कितने होंगे? ट्रेडिशनल और मॉडर्न। 10 क्लासिफिकेशन। ओके। अभी ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन अकाउंट्स का, फिर मॉडर्न क्लासिफिकेशन अकाउंट्स का, फिर ट्रेडिशनल के रूल्स और फिर मॉडर्न के रूल्स। समझ गए? ये पेज लिख लिए हैं आप लोग? यस सर। यस सर। वेरी गुड। तो चलिए हम लोग फिर कल मिलते हैं। कल हम लोग इस चैप्टर को, लेकिन इस चैप्टर के पहले जो भी पढ़े हैं वो आपका क्या हो जाना चाहिए? अच्छे से रिवीजन हो जाना चाहिए। क्लियर? ओके, Yes, sir. बाय, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।